हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में अणुकक्षक सिद्धांत यानी एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो एमओटी है उसको जो है सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए तथा अणु के स्थायित्व को समझाने के लिए हुंड और मिल्कन नामक दो वैज्ञानिक ने इसको दिया है। ठीक है, जिसे जब विभिन्न चक्रण के यानी विपरीत चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन जब अतिव्यापित होते हैं यानी अतिव्यापन होता है तो एक ये होता है, और जब संयोजन होता है तो अणुकक्षक ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, इसमें दोनों की पहचान जो है वो बदलती नहीं है, लेकिन इसमें जो है पहचान बदल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वीबीटी यानी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार परमाणु के जो कक्षक होते हैं उनके अतिव्यापन से अणु बनता है, जिसमें परमाणु कक्षक जो होते हैं अपनी पहचान नहीं खोते हैं। लेकिन एमओटी में क्या है कि परमाणु कक्षकों के संयोजन में अणु कक्षक बनते हैं। जब परमाणु कक्षक जो है एटम के ऑर्बिटल संयोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ अणु के कक्षक बनते हैं यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें क्या होता है कि परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, उनका वजूद खो जाता है। अणु कक्षकों की संख्या परमाणु कक्षकों के समान होती है। जितने परमाणु कक्षक ही होते हैं उतने ही अणु कक्षक भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं पॉइंट पर। परमाणु कक्षक एक नाभिकीय जबकि अणुकक्षीय एक बहुनाभिकीय होते हैं। ठीक है, अणुकक्ष भी परमाणु कक्ष के समान आपबाउ नियम पर ही पालन करते हैं। ठीक है, जैसे आपबाउ नियम के अनुसार परमाणु करते हैं वैसे अणु भी करते हैं, यानी अणु कक्षक भी वही उसी हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर, जिस प्रकार परमाणु कक्षकों को SPDF द्वारा लिखा जाता है उसी प्रकार अणु कक्षक को सिग्मा, पाई, डेल और फाई द्वारा लिखा जाता है। परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन से अणु कक्षक का निर्माण होता है, जिसको हम LCaO कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अणु कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है बंधी अणु कक्षक यानी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा है प्रतिबंधी अणु कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड है अबंधी अणु कक्षक यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब जो दो ऑर्बिटल मिल करके एक बनाते हैं तो ये हो जाता है, इतना हो जाता है। फिर एंटी बॉन्डिंग में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है वे अणु कक्षक जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, ये इसमें कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है यानी BMO में इसकी ऊर्जा इसकी कम होती है और स्थायित्व अधिक होता है, और ABMO की जो होती है ऊर्जा अधिक होती है और स्थायित्व कम होता है। और अबंधी यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम K के द्वारा लिखा जा सकता है, मतलब इनको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयोजन की निम्न शर्तें होनी चाहिए। पहला है कि जब परमाणु कक्षकों की सममित समान होती है तब संयोजन होता है। जैसे 2py 2pz, इसमें कॉम्बिनेशन संभव नहीं है। ठीक है, संयोजन इसमें नहीं होता है। उसके लिए 2pz और 2pz दोनों होना चाहिए, तब जा कर के होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर, कक्षकों की ऊर्जा समान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि जो कोई 1s2 हो
उसमें ऐड किया जाए, संयोजन किया जाए 2s2 का, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, 2s और 2s को ही संयोजन कराया जाएगा। नेक्स्ट है, संयोजन सदैव रेखीय होना चाहिए, हमेशा रेखीय होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये है निम्न ऊर्जा स्तर, उसके बाद उससे ऊपर, और ये उच्च ऊर्जा स्तर है। ठीक है, इसमें है सबसे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल इस एक एटम का, मतलब एक जो है एटम का, और दूसरा है दूसरे एटम का। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है सेकंड का, इसका भी सेकंड ऑर्बिटल का, यानी 2s का। ठीक है, ये दूसरे एटम का, ये पहले एटम का, ये दूसरे एटम का 2p। ठीक है, अब इनका जो है 1s का ऊर्जा जो है निम्न होता है, 2s का उससे ज़्यादा, 2p का उससे ज़्यादा। ठीक है, तो पहला नीचे वाला जो होता है ये वाला, ये BMO कहा जाता है, और इसको सिग्मा 1s कहते हैं। और जो ऊपर वाला होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सिग्मा स्टार 1s कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड, यानी सिग्मा 2s होता है BMO में, और ऊपर होता है सिग्मा स्टार 2s ABMO में। ये होता है, यहाँ p ऑर्बिटल है, तो यहाँ हो जाता है पाई 2px इज इक्वल टू 2 पाई 2py। ठीक है, ये BMO में रहता है, और जो ऊपर वाला है ये वाला, ठीक है, ABMO होता है, उसमें पाई स्टार 2x 2px और पाई स्टार 2py होता है। और एकदम ऊपर जो ये वाला है ये होता है 2pz। ठीक है, अब यहाँ ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा क्रम। ठीक है, ये ऊर्जा क्रम है, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज़्यादा हो या उससे कम हो, यानी H2 से लेकर के हम N2 तक जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 14 है, नहीं N2 तक नहीं जाएंगे, इसका मतलब जो है हम 2 परमाणु जिनकी जो है उतना, यानी H2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ से कम तक, और उसके आगे ये वाला होगा, जिसमें पहला है ऊर्जा क्रम अगर देखा जाए तो सबसे कम ऊर्जा होती है सिग्मा 1s की, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की, उसके बाद सिग्मा 2s की, उसके बाद नेक्स्ट है सिग्मा स्टार 2s की, फिर उससे जो है ग्रेटर होता है पाई 2x इक्वल टू पाई 2y, उससे ग्रेटर होता है ये सिग्मा 2pz, इससे ग्रेटर होता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इससे भी ग्रेटर होता है ये, इसी का जो होता है एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। नेक्स्ट है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 14 से ग्रेटर हो। ठीक है, ऑक्सीजन से ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ हाँ पहले वाले में था कि H2 से N2 तक, यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 2 एटम हो जाते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन जो होता है 14 तक चले जाते हैं, और यहाँ जो है 8 16 हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल अणु में, टोटल एटम जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, पूरी वही कॉपी। फिर जो है बंद क्रम अगर निकालना है तो क्या करते हैं, बंद क्रम जो होता है 2 परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या, यही बंद क्रम कहलाता है। उसको हम निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ BMO, यानी BMO में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
बंद क्रम जो होता है वो प्रोपोर्शनली होता है स्थायित्व के। जब बंद क्रम ज़्यादा होगा तो स्थायित्व ज़्यादा होगा। थर्ड है, बंद क्रम अगर ज़्यादा है तो बंद ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, पर बंद क्रम अगर ज़्यादा है तो बंद की लंबाई छोटी होगी। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड जाते हैं तो जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाते हैं तो उसकी लंबाई जो है कम हो जाती है, दूरी कम हो जाती है। ठीक है, दोनों एटम के बीच में। फिर आगे चलते हैं। यदि अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो यह अनुचुंबकीय होगा, जबकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, अगर कोई अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय, और अगर युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा अणु। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। पहला है H2। H2 अणु कैसे बनता है? इसके अगर एक H का 1s2 1s1 और दूसरे H का 1s1 अगर लिया जाता है तो एनर्जी इसकी इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, एनर्जी का लेवल जो होता है वो नीचे, ये कम का होता है, ये ज़्यादा होता है, एक्साइटेड स्टेट यानी टाइप का। ठीक है, तो वन वन इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के, इस साइड वन इलेक्ट्रॉन, इस साइड वन इलेक्ट्रॉन, वन एच का, एक एच का, एक एच का, दोनों का होगा। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, वन इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो सिग्मा 1s में आएगा BMO में, तो यहाँ और इसमें जो है नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर देखा जाता है H2 अणु का तो हो जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0। ठीक है, तो अब BMO में कितने हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और ABMO में 0, तो 2 - 0/2, तो दैट इज़ 1। अगर 1 आ रहा है तो ये प्रतिचुंबकीय। ठीक है, आगे चलते हैं। हीलियम परमाणु में, जो हीलियम अणु है, जो अगर हीलियम अणु होता तो उसको कैसे करते? तो यहाँ हीलियम अणु अगर लिया जाए, एक हीलियम अणु का यहाँ, दूसरे हीलियम अणु का यहाँ रख दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा BMO में और ABMO में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा इसका। फिर बंद क्रम में जब 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, इधर वाला, तो दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। फिर आगे चलते हैं। बंद क्रम शून्य होने के कारण हीलियम का अणु जो होता है वो असंभव है, तो इसलिए अक्रिय गैसें जो हैं एक परमाणु होती हैं, इसी वजह से ये होती हैं एक परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट BE2 अणु है। ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, दो दो अणु मिला करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा होता है, तो जा कर के यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, दोनों कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 2 कक्षाएं हो गई हैं। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ भी इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतना हो जाएगा, ये के क्योंकि इसका हम यूज़ नहीं करेंगे अभिक्रिया में, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जो है वो है ऑर्बिटल। ठीक है, तो के इसको ले लेंगे और सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं N2 यानी नाइट्रोजन पर। इसके अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए तो पहले 1s का जो हम के ले लेंगे। ठीक है, के और 2s का सबसे पहले हम लेते हैं सिग्मा 2s2 और सिग्मा का एंटी हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब P है तो P में पाई 2p2 x इज इक्वल टू पाई 2p2y और सिग्मा 2p2 z, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P में 3 होते हैं, px py और pz। ठीक है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे जब कॉम्बिनेशन होगा, तो सब में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बंद क्रम में आ जाएगा, जो BMO में होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, BMO में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो है, सॉरी ये यहाँ से
एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका और एक इसका, ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन इसमें BMO में आ जाएंगे और ABMO में ये वाला ओनली आ जाएगा 2। तो 8 - 2/2 यानी ये आ जाएगी 3। तो N में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे और ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं NB की संख्या, Na की संख्या और BO यानी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ प्रकृति है। अगर N2 है तो यहाँ बॉन्डिंग जो BMO में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग में 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो BO आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा प्लस, तो 7 बचेगा और यहाँ 2 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2.5, यह अनुचुंबकत्व में आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बॉन्ड BMO में तो रहेगा उतना ही। ठीक है, एंटी बॉन्ड में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहर से आएगा तो उसमें आ जाएगा स्टार वाले में। ठीक है, फिर यहाँ जो है आ जाएगा 2.5, तो ये भी इस समय भी अनुचुंबकीय ही है। ठीक है, अब इनका बंध क्रम देखते हैं। तो बंध क्रम में देखा जाए तो N2 की जो है बंध क्रम ज़्यादा सबसे, फिर इसका उससे कम होगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, स्थायित्व देखा जाए तो स्थायित्व भी ऐसे है, N2 का ज़्यादा सबसे, फिर N2 प्लस का, फिर N2 माइनस का। ठीक है, आगे चलते हैं, O2 का देखते हैं। O2 का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये चीज़ बन जाएगी के सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2p 2z एंड पाई 2p 2x इज इक्वल टू पाई 2p 2y एंड पाई स्टार 2p 2x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p 2y। ठीक है, अगर बंद क्रम देखते हैं तो यहाँ जो है NB जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और 4 जो है वो Na हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब 2 आएगा तो O में यही बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है O के बीच में, तो ये अनुचुंबकत्व में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ चार्ट में कि O2 की वैल्यू, ठीक है, अगर 8 रखा 8 मतलब O2 हो तो 8 होगा बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में 4 होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो ये अनुचुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस करते हैं यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कहाँ से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से। ठीक है, और जो है यहाँ BO इतना हो जाएगा और ये अनुचुंबकत्व में आ जाएंगे। फिर O2 माइनस होता है तो यहीं इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ जो है 1.5 आ जाएगा, अनुचुंबकत्व हो जाएगा। फिर O2 - 2 अगर होता है तो यहीं इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और प्रतिचुंबकत्व इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ बंद क्रम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होगा O2 प्लस का होगा, उसके बाद O2 का होगा, उसके बाद जो है O2 माइनस का, और फिर लास्ट में सबसे कम होगा O2 - 2 का। इसी हिसाब से बंद ऊर्जा भी होगी, O2 प्लस का सबसे ज़्यादा, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का, फिर O2 - 2 का। स्थायित्व में है, स्थायित्व का भी क्रम वही होगा, जिस हिसाब से बंद ऊर्जा रहेगी उस हिसाब से स्थायित्व भी रहेगा। बंद लंबाई जो होगी वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी जो है बंद ऊर्जा यानी बंद जो है बड़ी होगी उसकी, जैसे O2 प्लस की। ठीक है, O2 प्लस की सबसे कम, फिर O2 की, फिर O2 - 1 की, और सबसे ज़्यादा जो होगी बंद लंबाई O2 - 2 की होगी। फिर आगे चलते हैं यहाँ, अब ये है
विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु व 10 इलेक्ट्रॉन तथा 16 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अणु अनुचुंबकीय होगा, और अगर इन तीनों के अलावा वो ना हो तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, विषम अणु, विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु और 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, फिर 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, वो अनुचुंबकीय, बाकी इनके प्रतिचुंबकीय। आइए देखते हैं। जैसे 15 N2 में ये 15 यानी विषम है तो ये अनुचुंबकीय। ठीक है, 15 ये भी अनुचुंबकीय। यहाँ है 13 इलेक्ट्रॉन, ये भी अनुचुंबकीय क्योंकि विषम है। यहाँ 16 तो ये भी अभी नाम हुआ है तो ये भी अनुचुंबकीय में। अब 12 का बात नहीं हुआ है तो ये प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, 13 विषम में आता है तो अनुचुंबकीय। ठीक है, C212 ये भी जो है बात नहीं हुई है तो इसलिए प्रतिचुंबकीय में आएंगे। 11 जो है कौन सा विषम में आएगा तो अनुचुंबकीय। 9B2 ये भी अनुचुंबकीय में। B2 10 इलेक्ट्रॉन ये अनुचुंबकीय में। ठीक है, फिर F2 ये है 18, इसकी बात उसमें दिखाई नहीं गई है क्योंकि ये 16 और 10 के अलावा, तो ये प्रतिचुंबकीय में आ जाएगा। लिथियम में 5 में है यानी विषम में है तो ये अनुचुंबकीय में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पॉइंट द्विध्रुव आघूर्ण या बंध में ध्रुवता। कोई भी रासायनिक बंध पूर्ण रूप से ना तो आयनिक होता है ना ही सहसंयोजक। ठीक है, यदि सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के मध्य बनता है तो इसे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, जब उसमें एक ही समान के परमाणु होंगे तो उसमें पोल जो है वो नहीं होंगे या ध्रुव नहीं बनेंगे। ठीक है, तो H2O2 Cl2 Br2 और N2 और फ्लोरीन। ठीक है, इसमें जो है अगर सेम परमाणु के बने अणु तो उसमें जो है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। नेक्स्ट है, यदि सहसंयोजक बंध में दो विभिन्न परमाणुओं के मध्य होता है तो इसको ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे। ठीक है, इसको तब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे, जैसे SF HCl HBr H2O और NH3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी सहसंयोजक बंध में ध्रुवता को द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा नापा जाता है जो बंध में आयनिक लक्षण की जानकारी देता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण होता कैसे है, उसमें एक पॉजिटिव रहता है एक निगेटिव रहता है, तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव और निगेटिव पाए जा रहे हैं तो यानी कहाँ पाए जाएंगे, किस अणु में, तो वो आयनिक अणु होंगे। ठीक है, तो ये इसी की जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणुओं के मध्य की दूरी तथा किसी एक परमाणु पर आवेश का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये इतना जो है इसका जो है मैथमेटिकल है। ठीक है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर जो है यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर है। ठीक है, जहाँ द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होती है। अगर क्यू की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU में होता है, और जो डिस्टेंस है दूरी वो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, इतनी वैल्यू इसकी हो जाएगी और आ जाएगा 10 की पावर 18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम 1 dBi कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रक है वो डिबाई होती है। ठीक है, इसको प्रतीक द्वारा ये यानी ये जो है तीर द्वारा किया जाता है। तीर का जो हेड होता है वो हमेशा उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ होता है, जो ज़्यादा ऋणी परमाणु हो गए। जैसे HCl में तो HCl जो है Cl वो ऋणी परमाणु होता है। ठीक है, फिर सम द्विपरमाणु अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब H2O2 और N2 ये सब का जो अध्रुवीय होते हैं तो इसलिए जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। नेक्स्ट है, विषम द्विपरमाणु अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। ठीक है, इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर जो है वैरी करता है। ठीक है,
डिपेंड करता है। जैसे इन दोनों का जो ऋणता होगी यानी विद्युत ऋणता है उसी का प्रोपोर्शनली होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुपरमाणु अणु में यदि सभी बंध समान तथा अणु की ज्यामिति नियमित हो तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब यहाँ सारे जो बॉन्ड हैं वो सब में लंबाई सेम है, ठीक है, और जो जिनसे बंधे हुए हैं सारे परमाणु एक ही हैं, ठीक। तो जब सारे परमाणु एक होंगे तो बंध भी सबका एक ही इक्वल होगा, एक ही साइज का होगा। तो यहाँ जो है आघूर्ण शून्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। CO2 में ध्रुवीय बंध है परंतु विपरीत होने के कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यहाँ देखिए दोनों का जो परिणामी है वो विपरीत होता है, इस वजह से ये शून्य हो जाता है, ठीक। यहाँ भी है यही चीज़, इसलिए शून्य हो जाता है यहाँ भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुपरमाणु अणु जिसमें सभी बंध समान ना हो या केंद्रीय परमाणु भार इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन युग्म हो अगर, तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। यहाँ देखिए यहाँ एक H ऊपर है और बाकी Cl नीचे है, तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। यहाँ एक F है और एक Cl है, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसी हिसाब से इसका बंद होगा। यहाँ है लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स की वजह से ये ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, तो यहाँ भी सेम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी यही चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और साथ में लोन पेयर की वजह से, यही चीज़ इसमें भी बात हो और यही चीज़ इसमें भी, ठीक है। ये सबके जो हैं शून्य नहीं होंगे। यहाँ NH3 तथा NF3 में NH3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा NF3 से उच्च होगा, क्योंकि NF3 में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्लोरीन H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, इसके वजह से इसका जो है आघूर्ण कम हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बेंजीन में द्विध्रुव समद्विविस्थापी में आर्थो, मेटा और पैरा अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा आर्थो होता है, फिर मेटा होता है, फिर पैरा होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा आर्थो का है स्ट्रक्चर, इसका ज़्यादा होगा, ये मेटा का है और ये पैरा का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर होगा कहाँ से? द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रेक्षित होता है यानी, ठीक है, उतना बटे सैद्धांतिक इंटू 100, ठीक है, इसे हम निकाल सकते हैं आयनिक लक्षण, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।